हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए सर हम लोगों को इकोनॉमिक्स में सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए। फाइनली मैं आज आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितना आसान समझते हैं स्टडी कराना उतना आसान नहीं है। जिस तरह से आप लोगों को कभी भी हम लोगों को जब खांसी होती है ना, खांसी जो पूरा खांसते हैं व्यक्ति, तो उसका पसलियाँ जो है ना पूरा दर्द करते हैं, पूरा पेन करते हैं। सोचिए दिन भर में मेरा यही काम है, मेरा बोलने से हमारे पसलियाँ पे कितना पेन होता होगा। 24 घंटा में कंटिन्यू में 16 घंटे स्टडी कराता हूँ, 16 घंटा कंटिन्यू स्टडी कराता हूँ। आप सोच सकते हैं कि बोलने क्या जो मेरे जो बोलने का जो मेरा टेक्निक है, इसमें थोड़ा सा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। शुरू से लेकर अंतिम तक कहीं भी आप लोगों को उच्च नीच मिलेगी, कहीं भी आप लोगों को उच्च नीच नहीं मिलेगी। एक लेवल में बोलता जाता हूँ, स्पीड बोल रहा तो स्पीड, धीरे बोल रहा तो धीरे में बोलता जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शुरू में पूरा एनर्जी के साथ कहा और धीरे धीरे मेरा स्लो हो गया, ऐसा नहीं होती है, ठीक है। पर ये जो मेरे जो अंदर में ये हिम्मत है ना, ये हिम्मत, ये एनर्जी है ना, याद रखिए खाने पीने से नहीं है, आप लोगों के प्यार से है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे शेर, मुझे लग रहा है कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम बेटर होगी। आप लोग जागेंगे, बिल्कुल हमारी एजुकेशन सिस्टम बेटर होगी। फाइनली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करना भूल गया हूँ। ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स। एग्जाम से पहले इस प्रश्न को जरूर देख लेना, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये जो क्लास है ना, ये क्लास को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन है, आंसर है, तो आप लोगों को क्या है, आज मैं आपको जो क्लास में जो बताने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन के साथ आंसर होगी और आंसर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को साधारण भाषा में बताने की। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को साधारण भाषा में बताइए, या आप लोग चाहते हैं सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और आंसर चाहिए, ये भी बता दीजिएगा। आज की क्लास को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखिए क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर नहीं सर हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर चाहिए, वो भी बता दीजिएगा। अगर आप लोग एक्सप्लेन के साथ चाहें तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी एक टफ सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है नहीं, इंसान टफ बना देते हैं। अगर पढ़ाने वाला सही मिल जाएगा ना, सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगी। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मौद्रिक लागत क्या है, व्हाट इज मनी कॉस्ट, समझिएगा। इंग्लिश में, हिंदी में तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर मौद्रिक मतलब क्या होता है। हमें तो पता चल गया सर कि व्हाट इज मनी कॉस्ट, मनी मतलब पैसा होता है, कॉस्ट मतलब खर्च होता है। मतलब जिस जगह पे हम अपना पैसा को खर्च करते हैं उसी को हम लोग मनी कॉस्ट कहते हैं, मौद्रिक लागत कहते हैं, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगी। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रण व्यय को मुद्रा लागत कहते हैं, समझिएगा। मुद्रा लागत कहते हैं या मौद्रिक लागत कहते हैं, दोनों में से मौद्रिक हो या, याद रखिए मौद्रिक हो या मुद्रा लागत। मैं फिर से मैं बता दूं, मेरे पास एक फैक्ट्री है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए। मेरे पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मान लेता हूं कि मुझे इस पेन का प्रोडक्ट बनाना, इस पेन का बनाना है। तो इस पेन को बनाने के लिए हमें बहुत सारे सामग्री की आवश्यकता है। मुझे सबसे पहले इसमें हमको इन्वेस्ट करना होगा, कच्चा माल लाना होगा, बिजली लाना होगा, पानी लाना होगा, उसके बाद हमें सिरेमिक लाना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिरेमिक के बिना काम नहीं हो सकता है, तो सिरेमिक लाए। इसके बाद ये पेन का उत्पादन हो गया, पेन बनकर तैयार हो गया, तो इससे हम लोग मौद्रिक लागत कहते हैं कि मैंने एक सामान पर जितना ज्यादा जो भी पैसा मैं इन्वेस्ट किया हूं उस सामान को बनाने में, उसको हम लोग मौद्रिक लागत कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, समझिएगा फ्रेंड्स। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल मुद्रा व्यय को मुद्रक लागत कहते हैं। व्यय मतलब खर्च, जो भी मैं खर्च किया था उसी को हम लोग मौद्रिक लागत कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति के समस्त साधनों के मूल्य को यदि मुद्रा में व्यक्त कर दिया जाए तो उत्पादन इन उत्पत्ति के साधनों की सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल व्यय करता है वह मौद्रिक लागत कहलाती है। इस तरह से आपको मौद्रिक लागत के बारे में बेहतरीन तरीके से, आशा करते हैं कि अगर आपके पेपर में 3 मार्क्स का आ जाए, अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर, अवसर लागत क्या, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं ना सर अवसर लागत। अवसर का मतलब होता है क्या, एक अवसर दे रहे, जाओ तुम कुछ कर लो, तुम्हें अवसर दे रहे, समझिएगा। ऑस्ट्रेलियन या अर्थशास्त्री ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधन किया और इन्हें वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग कर दिया। पहले अवसर लागत को ना अवसर लागत से नहीं, वास्तविक लागत से हम लोग पुकारते थे, या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा, रियल कॉस्ट कहते थे। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होती है। आर्थिक साधन जो होती है आवश्यकताओं की तुलना में यह सीमित होती है, लिमिटेड होती है। आगे लिखता है किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरे वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वांछित होना, ठीक है। इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय
उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से मिलने वाले मूल्यों से है। तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा मेरे शेर, ये क्वेश्चन 100 नहीं 200% आपके पेपर में छपेगी कि औसत लागत एवं सीमांत लागत में क्या संबंध है। अंतर नहीं, आपके रिलेशनशिप पूछा गया है। औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले मुख्य बिंदु है। क्या क्या बिंदु है समझिएगा। बिंदु नंबर 1, 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 मार्क्स आपको एग्जामिनर इजीली से दे देंगे, पर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच संबंध दर्शाने वाले 4 मुख्य बिंदु है। पॉइंट नंबर 1, दोनों की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है। दोनों की गणना, चाहे आप ले लीजिए औसत लागत का या सीमांत लागत का, दोनों की गणना जो है ना कुल लागत द्वारा किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो चुका है, मुझे आशा है। अब यहाँ पे जैसे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख देना है। क्या सर? तो याद रखिए औसत लागत, क्या लिखेंगे? औसत लागत। औसत लागत को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, सॉरी, औसत लागत को एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कुल प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आ रहा है और मैं बेहतरीन तरीके से बता दूं। याद रखिएगा, अगर आपको औसत लागत निकालना है तो समझिएगा, मान लेते मैं एक कलम खरीदने के लिए गया हूं, तो एक कलम दुकान में बता रहा है 4 रुपया, एक कलम में 6 रुपया, एक दुकान में बता रहा है 7 रुपया, और एक दुकान में बता रहा है 3 रुपया, और एक दुकान में बता रहा है 5 रुपया। तो मेरे घर में आकर मेरे पापा ने पूछा कि अलग अलग दुकान में तो अलग अलग बता रहा है, सही है, लेकिन अगर एवरेज मार्क्स निकाला जाए, एवरेज अगर निकाला जाए कि कितना इसका ऑल एक्चुअली इसका प्राइस बन रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना समान होगी 1 2 3 4 5 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल आएगा सर 25 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा सर 5, यानी मैं बोल सकता हूं सर 5। तो ये हम लोग होता है सर एवरेज कॉस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं औसत लागत। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं, बस पढ़ते जाना है आप लोगों को, ठीक है। सीमांत लागत किसे कहते हैं? कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन मात्रा में परिवर्तन। इस तरह से आपको दोनों एक पॉइंट लिखने के बाद आपका आंसर आपको सही तरीके से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में जब मैं चलूं, पॉइंट नंबर 2 में मैं बात करूं, तो याद रखिएगा आपको लिखना है मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। पॉइंट नंबर आपका लिखना है 2 में, क्या? मार्जिनल कॉस्ट आपका लेस देन एवरेज कॉस्ट। फिर अगर आपको पॉइंट 3 में अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो बताएंगे सर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अगर आपसे और एक क्वेश्चन पूछाएगा, बोलेंगे सर मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट लेस देन। इस तरह से आपको, आप सोचिए ना कि एक अगर याद हो जाएगा ना, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ घुमा फिरा के आपको लिख देना है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन मैं और एक बार पहले और एक बार बता चुका हूं, उसमें भी मैंने और बेहतरीन तरीके से बताया, तो वहां पे भी जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है और 3 मार्क्स आपको मिलना है, ठीक है। लिखते समय इस बात को ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लिखने आप ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी क्या है। समझिएगा, दोनों को मैं साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कीजिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, समझिएगा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त इकाई मिलती है, जो एक्स्ट्रा हमें मिलती है, उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैं मानकर चलता हूं सीमांत उपयोगिता की इकाई अगर n है तो कुल उपयोगिता माइनस कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1, यानी जो पहले था उसमें हमें एक और फ्री मिल रही है, याद रखिए, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस नहीं माइनस कर देंगे। तो ये हम लोगों का होता है सर सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला। क्या होता है सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला होता है कि सीमांत उपयोगिता इक्वल टू कुल उपयोगिता n माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1, जो यहाँ पे आपको इजिली से दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में अभी तक पूछा जा चुका है। ऑप्शन रहेंगे कभी -1, कभी +1, कभी +2, कभी -2, इस तरह करके रहेंगे और आपको सही करके आना है, तब जाकर आपको मिलेगा इसका सही मार्क्स। मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी का, समझिएगा, उपभोग के सभी इकाइयों के उपयोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? उपभोग के सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के योग का होता है।
अगर मैं इसका फॉर्मूला बात करूं तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला जाने से पहले आपको एक बात याद रखना है क्या, तो इसका फॉर्मूला आता है टोटल यूटिलिटी। क्या होती है मेरे शेर, टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा, याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपका इनका फॉर्मूला आता है टोटल यूटिलिटी का। तो इस तरह से आपको सही तरीके से लिखना, और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछेगा या 5 मार्क्स का। कुल उपयोगिता योग होती है सीमांत उपयोगिता का, समझ में आ रहा है, कुल उपयोगिता योग होता है सीमांत उपयोगिता का। तो इस तरह से एक बार डिफिनेशन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, हो सके तो अपने अगर आपके पास समय है तो लिख लीजिए ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाला और नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछे जाने वाले हैं। चलिए सर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पूरक वस्तु। मैं ऑब्जेक्टिव में पढ़ा के थक गया हूं पूरक वस्तु के बारे में, समझिएगा। पूरक वस्तु और अस्थापन वस्तु में अंतर आपसे पूछा गया है कि क्या, कि कंप्लीमेंट्री और डिस्टिंगेशन गुड्स में क्या डिफरेंट है। खैर मैं पूरक वस्तु की बात करूं सबसे पहले तो समझिएगा, पूरक वस्तु वे है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थान के प्रयोग की जाती है। जैसे पूरक वस्तु मतलब मैं अगर इस कलम पे स्याही, अगर मैं इस कलम पे अगर स्याही ना डालूं तो याद रखिएगा क्या होगी, याद रखिएगा ये कलम चलेगा नहीं। अगर मैं बाइक खरीद लिया हूं और बाइक खरीदने के बाद याद रखिएगा क्या होगी, अगर बाइक में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो होगा नहीं। ओके, तो इस तरह से इसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं, समझिएगा। आपको ने चैलेंज कहा तो मेरे सर ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी, इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखिए। और ये क्लास जो है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड है, ऐसा ना समझिए सिर्फ ओनली फॉर आर्ट्स के लिए, समझिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पूरक वस्तु वे हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो किसी निश्चित वस्तु के पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं प्रयोग ना करूं तो दूसरा वस्तु कामे में नहीं लगेगा। जैसे पेट्रोल और इनका स्कूटर, पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाले मात्रा में विपरीत संबंध होता है। स्कूटर की कीमत में तीव्र होती है। मैं एकदम लैंग्वेज में बता रहा हूं मेरे शेर, समझिएगा। पूरक वस्तु ऐसे वस्तु है जिनका एक दूसरे के बिना प्रयोग से हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं तो बता दूं स्कूटर और पेट्रोल पूरक वस्तु। अगर मैं बात करूं चलो कलम, ये कलम और स्याही सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कलम और स्याही। पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होती है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, याद रखिए क्या होता है इसका मतलब कि मान लीजिए 50,000 का स्कूटर खरीदे और 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे, 10 रुपए का कलम खरीदे और 1 रुपया का इंक डाल रहे, तो ये याद रखिएगा ऑपोजिट है। इसके प्राइस में क्या है, ऑपोजिट है, मतलब एक हाई है तो एक लो है। इसी में लिए कहा जाता है कि विपरीत संबंध होता है। स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि होने से स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कितना भी दामी बाइक क्यों ना खरीद लें, कितना भी हाई रेट का क्यों ना बाइक खरीद ले, लेकिन आपका पेट्रोल का कीमत उतना ही रहेगा। समझ गया कि आप लोगों को अगर आज के बाद अगर पूरक वस्तु के लिए कहा जाए तो क्या आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताएं मेरे शेर, क्या पूरक वस्तु के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो गया है, जिसका प्रयोग हम लोग एक वस्तु के अलावा जब हम लोग 2 वस्तु सामने रखते हैं तो इसको हम लोग कभी चला ही नहीं सकते अगर इसमें इंक ना हो। तो हम गाड़ी खरीद लिए और गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो तो चला ही नहीं सकते। इस तरह से एक दूसरे का क्या होती है, पूरक होती है। मैं नहीं जाऊंगा तो तुम नहीं जा पाओगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आते हैं सर ठीक इसका ऑपोजिट, अस्थापन्न वस्तु। अब आते हैं सर, याद रखिएगा अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, समझिएगा। अस्थापन्न वस्तु को हम लोग इंडिकेट करते हैं साधारण भाषा में, जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एक दूसरे के अस्थापन्न का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक चाय एक कॉफी। अगर चाय की कीमत बढ़ गया है तो मैं कॉफी का प्रयोग करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम चाय की कीमत बढ़ गया तो मुझे कॉफी पीने के लिए चाय लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या होता है पूरक वस्तु में ऐसा था कि अगर आप अगर गाड़ी खरीद लिए हैं, बाइक मान लेते 2 लाख रुपया का, तो आपको पेट्रोल खरीदना ही होगा, इसके अलावा आप चलेगा नहीं। ठीक इसी तरह से इसका ऑपोजिट है, अस्थापन्न वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं कॉफी हूं और ये चाय है, तो चाय की कीमत अगर बढ़ जाए तो मैं कॉफी को खरीदूंगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कॉफी पीना चाहता हूं तो मुझे चाय खरीदना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, समझिएगा फिर से। अस्थापन्न वस्तु वे वस्तु हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चाय कॉफी।
आदि ऐसे वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने पर स्थापन वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। मान के चलिए यहाँ पे आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया, मैं बता दूं एकदम देहाती लैंग्वेज में। मेरे पास चाय है और कॉफी है। जब चाय की कीमत में वृद्धि हो जाती है, चाय का प्राइस जो है हाई हो जाता है, तो हम लोग कॉफी के मूल्य डिमांड है ना, डिमांड वो इंक्रीज हो जाता है। चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो कॉफी की मांग में वृद्धि हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सर अस्थापन्न वस्तु। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछेगी कि पूरक वस्तु किसे कहते हैं, अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आज के बाद अगर आएगी इस तरह से क्वेश्चन तो हम लिख लेंगे, तो एक बार मेरे शेर डन कर दीजिएगा। क्या मेरे शेर, एक बार आप लोग डन कर दीजिए कि सर मुझे समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को मैं बना लूंगा, ठीक है। अब आते सर व्हाट इज प्रोडक्शन फ्रैक्शन, उत्पादन फलन क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स मेरे शेर, 3 मार्क्स का आएगा। समझिएगा, उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। बस सिंपल सा, अगर 2 मार्क्स का आएगा ना मेरे शेर, तो आपको इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। हाँ मेरे लाल, इतना ही लिखना है। चलिए समझिएगा, उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध के उत्पादन फलन कहा जाता है, को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताते हैं कि उत्पादन फलन हमें यह बताते हैं कि समय की एक निश्चित अवधि में, समय की एक निश्चित लिमिट टाइम, एक समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। उत्पादन फलन का एक फार्मूला होता है जो मैं कल ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूं, QX = F ABCD। याद रखिएगा। अब ABCD क्या है, अगर इस बेस में अगर आपके पेपर में नंबरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ABCD का मान दिया रहेगा और आपको यहाँ पे QN का मान निकालना होगा। बस आपको याद रखिएगा, इसका आंसर आप इजीली से निकाल लेंगे। समझ में आया। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता को बताएं। उत्पादन संभावना वक्र जो होती है ना, याद रखिएगा, जो हम लोग बोलते हैं ना कि उत्पादन संभावना वक्र हमेशा नतोदर की होती है या दाईं ओर झुक जाती है, तो इसी का मतलब आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो बताएंगे सर उत्पादन संभावना वक्र निम्न मान्यता पर आधारित है। कौन मान्यता पर आधारित है, निम्न मान्यता पर आधारित है। और ये पॉइंट नंबर 1, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स मेरे प्यारे, 3 मार्क्स। उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, उत्पादन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कोई इंग्लिश मीडियम से है तो। उत्पादन के साधन की स्थिर मात्रा, उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, स्थिर तकनीक, 2 वस्तुएं। यह है सर उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, जो 4 पॉइंटों में मैंने डिस्कस किया। और इतना लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो लॉन्ग हो रहा है ना, तो अगर आप लोगों को लग रहा है सर कि वीडियो इतना देख नहीं पाएंगे तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, ऐसे भी पास हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे अच्छा खासा समझना है, अच्छा मार्क्स लाना है, वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बाबू रे आप लोगों को मिल गया होगा, आंसर भी मिल गया होगा, लेकिन आप रट्टा नहीं लगा सकते, समय बहुत कम है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपसे पूछा गया है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करना है। उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा भाषा में समझा रहा हूं, समझिएगा। मान लेते हैं कि मुझे खीर खाने का मन कर रहा है, अरे आपके मुंह से पानी आ रहा है जी मतलब मैं खुद खिलाऊंगा आपका घर जाके, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो मान लेते हैं कि मुझे खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता होगी। चावल लाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, किशमिश वगैरह सब कुछ लाना पड़ेगा। लाने के बाद खीर बनकर हो गया तैयार, और तैयार होने के बाद आपको नहीं देंगे जी, आपको देंगे एग्जाम के बाद। तो यह बन गया, मान लेते हैं हो गया तैयार। तैयार होने के बाद ये जो मैं पैसा इन्वेस्ट किया हूं, इसमें मुझे संतुष्टि हुआ है या नहीं इस खीर से। अगर मुझे संतुष्टि हो गया है, मैंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था खीर बनाने के लिए, मैं दूध लाया, चावल लाया, किशमिश, छवड़ा, काजू, नारियल वगैरह जो भी चीज लाया, उन सब को मिलाने के बाद नारियल जो तैयार हुआ है खीर को देखने के बाद मेरा मन गदगद हो गया है और मुझे लगा कि मैं जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था मुझे संतुष्टि हो गई है। दैट इज कॉल्ड ऑफ कंजप्शन इक्विलिब्रियम।
उपभोक्ता संतुलन, इसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं, समझेगा। लेकिन आपको तो ये हिंदी में, अगर हिंदी रहता तो हिंदी मीडियम में ऐसा ही लिख लेते, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, समझेगा। असीमित आवश्यकताओं, असीमित आवश्यकता, मेरा बहुत कुछ है, मैं खीर खाऊंगा, गुड़ खाऊंगा, बहुत कुछ खाना है, ठीक है। तथा सीमित साधन है और लिमिटेड मेरे पास गुड्स है, लिमिटेड आर्टिकल है, लिमिटेड सामान है मेरे पास, पर एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, और जब वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं सर उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलते हैं मेरे शेर? उपभोक्ता संतुलन। हाँ मेरे प्यारे, इसको हम लोग उपभोक्ता संतुलन कहते हैं, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो आपको इतना ही लिख देना है, काफी हो जाएगी। लेकिन 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा तो आपको लिखना होगा, एक उपभोक्ता उस समय वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है जब वह अपने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा समझते हैं। इस प्रकार जब वो कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तब वह संतुलन की अवस्था में कहा जा सकता है। और ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं ना, ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं, तो सारा चीज को मुझे देख कर खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मेरे वर्तमान में आर्थिक स्थिति सही है, जिस कारण से मैं खीर खाना चाहता हूं। आर्थिक स्थिति भी आपका सही होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सर उपभोक्ता संतुलन। व्हाट इज कंजप्शन इक्विलिब्रियम। क्या आज के बाद इस तरह से अगर आएंगे, क्या आप अपने भाषा में लिख सकते हैं या नहीं मेरे प्यारे, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते मांग की लोच। आप लोग कहते थे ना सर कि लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। आज समझ लीजिएगा मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, मांग का नियम नहीं है, मांग का नियम तो आएगा ही आएगा, 100 नहीं 200%, 200 नहीं 300% आएगा, 300% मांग का नियम। तो मांग का नियम मैंने बताया था, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बस याद रखिएगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मैंने बताया था आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मुद्दे पे आते हैं सर। मांग की लोच की परिभाषा द डिफाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझिएगा, इलास्टिसिटी को ही ना हम लोग ईडी जो सिंपल हम लोग लिखते थे, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से 4 मार्क्स का आएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 4 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो, ठीक है। और अगर कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए तो 1 मार्क्स का आएगा। मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। समझिएगा, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मांग की कीमत लोच में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन को ही हम लोग मांग की लोच कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाउडली क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं। समझ में आ गया होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द इक्वलिटी डिवाइडेड ऑफ ए कम्युनिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। ये जो मैं आप लोग इंग्लिश लाया हूं ना मेरे लाल, सारी क्वेश्चन में मैं नहीं ले पाया हूं, एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत सारा काम भी होती है ना। कुछ क्वेश्चन में लाया हूं, आप लोगों ने कमेंट किए थे सर हम लोग अधिकतर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश में नहीं ला पाया हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। अगर आप मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों को समझ में आ जा रहा है तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है, ताकि आप लोग लिख सकें। अब यहाँ पे आते हैं सर मेन मुद्दे पे। मांग की लोच का फॉर्मूला आता है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांगी गई, क्या बोल रहा है मेरे शेर, समझिएगा, मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि याद रखिए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं कीमत लोच। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छप चुका है, जाकर देख लीजिए जैकबोर्ड रांची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब आते हैं सर कि सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर डिफाइन करें। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पूरक वस्तु, अभी हम लोग देखे ना सर, पूरक वस्तु और अस्थापन वस्तु में अंतर स्पष्ट करें, इसी तरह से मैं आज आपके सामने लेकर आया घटिया वस्तु और सामान्य वस्तु किसे कहते हैं। समझिएगा, बहुत सिंपल सा भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग समझने की कृपा करें, समझेंगे ना। ओके सर। श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ या सामान्य,
सामान्य का मतलब ये सामान्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लोग, ऐसा नहीं। सामान्य का मतलब श्रेष्ठ, जनरल, ठीक है। श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु ऐसे वस्तु है जिनका आय प्रभाव धनात्मक तथा कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। मांग वक्र बाएं से दाईं ओर ऊपर बढ़ता है। मांग वक्र बाएं से दाईं ओर, याद रखिएगा, बाएं से दाईं ओर ऊपर बढ़ता है। धनात्मक ढाल वाला आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में भी वृद्धि करती है तथा इसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दशा में मांग में भी कमी उत्पन्न करती है। घटिया वस्तु वैसे वस्तु है जिनका उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है, जैसे मोटे अनाज, वनस्पतिक घी, मोटा कपड़ा आदि। इनका आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता है। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है मैंने शेयर, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत होगी, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से ना पढ़ने की कोशिश करिए। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिगार्डिंग, समझिएगा। मांग क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया कि अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक करता है तथा योग्यता होती है उसे मांग के नियम कहते हैं। समझिएगा मांग क्या होती है, ये मांग है। अब मांग का नियम में बहुत फर्क है। मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग फलन क्या है, मांग फल क्या है, चारों स्टेटमेंट में पूरा डिफरेंट है। तो यहां पे आपसे मांग पूछा गया, मांग का नियम नहीं है। मांग समझिएगा, व्हाट इज डिमांड, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक तथा योग्य होता है उसे मांग की मात्रा कहते हैं। मांग के निर्धारक तत्व निम्न है: वस्तु की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, आय स्तर, इनकम लेवल, धन का वितरण, वस्तु की कीमत, संबद्ध वस्तु की कीमत, स्थापना वस्तु, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका। ये था सर हमारे पास, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स के छपने की संभावनाएं हैं। मांग क्या है, इसके निर्धारण तत्वों को बताएं, तो निर्धारण तत्वों को भी इसी तरह से आपको इंडिकेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बाजार मांग क्या है, बाजार क्या है, व्हाट इज मार्केट। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था बाजार वो जगह नहीं है जहां पे सामान बिकता है, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। बाजार मांग क्या, व्हाट इज मार्केट डिमांड। अब आते सर मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, समझिएगा। बाजार मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग अथवा वस्तु की कुल मांग निर्धारण तत्वों से किस प्रकार संबंधित है। बाजार मांग फलन में व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्न शामिल किया जाता है: जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। इसको हम लोग बोलते हैं सर बाजार का मांग। फिर से समझिए, बाजार का मांग फलन से ज्ञात होता है, बाजार के मांग फलन से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की बाजार मांग, किसी भी वस्तु की बाजार मांग वस्तु की कुल मांग निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंध है। बाजार मांग फलन से व्यक्तिगत मांग फलन के तत्वों के अतिरिक्त निम्न को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझने के बाद रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। एक बार जरूर बताइए कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, मैं चिखते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना जी। बताइए, ऐसा तो नहीं है ना कि अब मैं आपको उसे बता रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, क्वेश्चन है आंसर है, बस पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, आपको माइंड में धंस रहा है या नहीं। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग थक गए होंगे। इकोनॉमिक्स लिए हैं तो थकना नहीं चाहिए। जब इकोनॉमिक्स का पेपर चूज किए है ना रजिस्ट्रेशन में, थकना नहीं चाहिए बाबू, याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम और सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होगी। इकोनॉमिक्स का और साइकोलॉजी जो भी व्यक्ति लिए हैं, ठीक है। आज मैं क्लास को यहीं रुकता हूं, नेक्स्ट क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन होना चाहिए, एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे तो लगे कि सब्जेक्टिव के लिए आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।